उनको लगता है कि हम बलूचिस्तान में कुछ करते हैं जिससे उनका नुकसान होता है, हमको लगता है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में कुछ करते हैं जो अच्छी बात नहीं है। हमारे देश के बापू महात्मा गांधी वो तो पाकिस्तान जाना चाहते थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी असैसिनेशन हो गया जनवरी 48 में, नहीं तो वो पाकिस्तान पूरी दुनिया में नफरत की जो ताकत है वो आगे आ रही है और जो अमन और प्यार और मोहब्बत करने वाले लोग पीछे चले जा रहे हैं, उस माहौल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती की बात करना इस मुल्क में बहुत ही अजीब व गरीब बात है और बल्कि बहुत हिम्मत और जुर्रत की बात है कि कोई ऐसा शख्स दरमियान से खड़ा हो और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मोहब्बत और अमन शांति की बात करे। ये बहुत कम लोग हैं, उस कम लोगों में से एक अहम नाम कलकत्ता शहर के बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत ओपी शाह हैं, जो गुज़श्ता कई दहाइयों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती कराने की और अमन कायम करने की कोशिश करते हैं। कश्मीर में भी उनका बहुत अहम काम रहा है। हालिया दिनों में उन्होंने इससे पहले उनकी किताब आई थी इन द परस्यूट ऑफ द पीस, उस किताब का दूसरा हिस्सा हमारे हाथों में है, आप अपने हमारे कारीन देख सकते हैं। आज हम हमारे खुसूसी मेहमान हैं ओपी शाह, उनसे मेरा सवाल है कि सर एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान एक गाली हो जाए, एक ऐसे वक्त में जब बांग्लादेशी एक गाली बन जाए, उस माहौल में आप दोस्ती की बात कर रहे हैं, तो ये आवाज़ आपकी कहाँ तक जा सकती है? ये इसके लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट की आवश्यकता नहीं है ये कहने के लिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो जाएं तो हिंदुस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों का और इंडियन स्टेट का और पाकिस्तानी स्टेट को बहुत फायदा होगा। इसके लिए हमको कोई रॉकेट साइंटिस्ट की आवश्यकता नहीं। साधारण सी बात है कि हमारे दो मुल्कों के संबंध अच्छे हो जाएं तो इसका फायदा लोगों को और सरकार को, दोनों को बहुत होगा। हम नेबर्स हैं, अक्सर करके हमारे नेता दोनों तरफ के कहते हैं कि नेबर्स कांट बी चेंज्ड। उनके साथ तो आप अच्छे संबंध रखिए या अच्छे नहीं रखिए, हमारे संबंध आज के दिन अच्छे नहीं हैं। हमारे संबंध बहुत दूर तक गिर चुके हैं। उनका हाई कमिश्नर हमारे यहाँ नहीं है, हमारा हाई कमिश्नर उनके यहाँ नहीं है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? तो और इससे एक दूसरे पर हम लांछन भी लगाते हैं। उनको लगता है कि हम बलूचिस्तान में कुछ करते हैं जिससे उनका नुकसान होता है, हमको लगता है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में कुछ करते हैं जो अच्छी बात नहीं है। तो ये सब माहौल में आवश्यकता इस बात की है कि सिविल सोसाइटी दोनों तरफ और सरकारों को अच्छे संबंध बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और हमारे देश के बापू महात्मा गांधी वो तो पाकिस्तान जाना चाहते थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी असैसिनेशन हो गया जनवरी 48 में, नहीं तो वो पाकिस्तान जाते और बंटवारे के बाद भी संबंध अच्छे रखने की चेष्टा करते। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपकी किताब के पहली जिल्द जब आई आपके बाद उसके बाद ये जो मुस्लिम, ये जो हमारे जो समाज का जो इंटेलेक्चुअल तबका है या राइट विंग के जो लोग हैं, उनका क्या रद्द अमल था? ऐसा कोई रद्द अमल जो आपको सुनने को मिला हो? मुझे बहुत से सेशन मैंने कराए जी, और इस किताब का विमोचन जो दिल्ली में हुआ 29 फरवरी को और कलकत्ते में 13 अप्रैल को हुआ, उसमें पाकिस्तान के दोस्तों ने ऑनलाइन जूम पर भाग लिया और इस प्रयास की बहुत तारीफ की पाकिस्तान के लोगों ने। और आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इसमें जिस तरह के लोगों के आर्टिकल्स हैं, शायद ही
वहाँ की राजनीति, सामाजिक संस्थाएं जो हैं उसमें करीब करीब सब तरह के लोगों के आर्टिकल्स हैं। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं। लेकिन इसमें क्या बीजेपी के लोगों के आर्टिकल हैं? इसमें बीजेपी के भी लोगों के आर्टिकल्स, तो हमारे देश में भी सब तरह के लोगों के आर्टिकल्स हैं। तो उन बीजेपी के लीडरों का क्या इस हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती पे क्या कहना है? सरप्राइजिंगली आपको ये थोड़ा सा सुन के आश्चर्य लगेगा, इसमें कोई भी ऐसा आर्टिकल्स नहीं है जिसमें ये नहीं लिखा हो कि संबंध अच्छे होने चाहिए। संबंध अच्छे करने के लिए जो सुझाव हैं जी उसमें फर्क जी हो जी, सकता है। जी, जी। वो तो हिंदुस्तान में भी अगर 10 आदमियों ने आर्टिकल लिखे हैं, 30 से ज्यादा लोगों ने के आसपास लिखे हैं हिंदुस्तान के, तो उसमें ये जरूर है कि अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग सुझाव दिए हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं लिखा है कि पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं होने चाहिए। वहां भी पाकिस्तान से भी जिनको हम हार्डलाइनर बोल देते हैं, उनने भी जो लिखा है आर्टिकल्स में, ये लिखा कि हिंदुस्तान के संबंध अच्छे होने चाहिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के संबंध नॉर्मल होने चाहिए, पीसफुल होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, व्यापार होना चाहिए, जाने आने लोगों के जाने आने की पूरी सुविधा होनी चाहिए। फर्क इस बात में हो सकता है कि जो सुझाव हैं किस तरह से किए जाएं, उसमें एक फर्क हो सकता है। शाह साहब, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे इंडिया में इस राइट विंग का राइजिंग है, इस राइजिंग का पाकिस्तान की सियासत में या फिर आपका जो हमारा दूसरा जो पड़ोसी है बांग्लादेश की, क्या असर हो रहा है? वहां के लोग क्या सोचते हैं? आपकी जो मुलाकातें देखिए, दो पक्ष हैं जी। एक पक्ष तो यह है कि इंटरनल जो सरकार है, इंटरनल व्यवस्था तो वहां के लोग जिस भी सरकार को देंगे वो होगी, लेकिन कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे पाकिस्तान का संचालन कैसे हो रोजमर्रा, तो वहां की सरकार हो करेगी और उसकी सरकार को चुनने का अधिकार वहां के लोगों को है। लेकिन ये उनको हर एक, ये हमारे यहाँ भी सरकारों के बारे में डिफरेंट ओपिनियंस हैं, सबके सब जो अभी सरकार है सबके सब लोगों ने उनको वोट नहीं दिया है, या सरकार जो नई भी आएगी उसमें भी सबके सब लोग एक ही पार्टी को वोट नहीं देंगे, तो वहां वो डिफरेंस तो है रहेगा कि वहां के लोगों में डिफरेंस तो रहेगा। लेकिन इंडिया एज ए नेशन के साथ संबंध कैसे हो, इसके बारे में पाकिस्तान के लोगों में और बांग्लादेश की लीडरशिप में मुझे बहुत कोई ऐसा नहीं लगा, कोई ऐसा कहे कि संबंध अच्छे नहीं होने चाहिए। लेकिन अब वहाँ की जब बात करते हैं, यहाँ की जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, और उसमें भी टीवी जो मीडिया जो है चैनल में, और जो उसका जो रवैया है उस पर आपका क्या? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मीडिया के बारे में हिंदुस्तान के में लोगों को ऐतराज है, इस मीडिया से नाराजगी है कि नहीं है? हाँ जी। हमारे जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेके लार्ज नंबर में ये है। बहुत से लोगों ने टीवी देखना ही बंद कर दिया है क्योंकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया से खुश नहीं है, उनको लगता है कि वो फेयर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। तो अगर हमको अपनी मीडिया से शिकायत है तो वो रिजर्वेशन तो वहां भी हो सकते हैं, तो उसमें तो कोई अस्वाभाविक बात नहीं हुई ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं सर, लेकिन ये इसलिए बहुत सवाल पूछा आपसे कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई वहाँ बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से मोहम्मद यूनुस से, तो जब प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ बांग्लादेश के हिंदुओं का इशू उठाया कि वहाँ पर अटैक हो रहा है, तो उन्होंने उनकी जो प्रेस रिलीज है मोहम्मद यूनुस की, उसमें कहा गया कि ये आप प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कुछ कहा वो एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है और प्रोपेगेंडा से मुतासिर, और उनका इशारा इंडियन मीडिया, इसका मतलब कि इंडियन मीडिया जो है एक पॉलिसी पर ही मुतासिर हो रही है और उस पॉलिसी और इस प्रोपेगेंडे की वजह से दो मुल्कों के ताल्लुकात भी खराब हो रहे हैं। लेट मी पुट इट अगेन क्लियरली, हमारी मीडिया
जो है उसका रोल जो आज के दिन है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल नहीं कहा जा सकता है। मैं एज एन इंडिविजुअल जी मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी जी ये फील करता हूं कि हमारा मीडिया, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं, वो बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है, जी करना चाहिए। उनके आज के रोल से हम लोग को भी रिजर्वेशन है, हिंदुस्तान में इस चीज को लेके रिजर्वेशन है। इस तरह की रिजर्वेशन की बात हम और देशों के लोगों से भी सुनते हैं। उनको भी हाँ, वहां के लोग भी इस बात से, उनको भी रिजर्वेशन है, हमको भी रिजर्वेशन है। नहीं, आप वहाँ पाकिस्तान गए, वहाँ की हाँ, मीडिया तो मैं कह रहा हूँ कि जी, उनको भी, वहाँ की मीडिया जो के आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिया वहाँ पे, जो यहाँ फॉलो करते हैं जी। इंडियन मीडिया को, उन्हें ये बात कही। तो ये बात तो मैं हिंदुस्तान में बैठा हुआ है, शाह साहब, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि इंडियन मीडिया इस वक्त जो है, इंडियन मीडिया उसको चलाने वाले 4-5 पूंजीकार हैं, बड़े बड़े पूंजी वाले हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती होती है या बांग्लादेश में ताल्लुकात अच्छे, तो ज़्यादा फायदा यही पूंजीकारों को मिलेगा। लेकिन आखिर ये पूंजीकार वाले जो मालिक हैं मीडिया के, वो उस तरह नफरत क्यों फैलाने दे रहे हैं? उनको फायदा या नुकसान वो एक अलग पक्ष है। जी जी लेकिन एक मीडिया का डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक कंट्री में एक बड़ा रोल होता है, जिसको हम फोर्थ स्टेट बोलते हैं। उसका तो ईमानदारी से काम करना जरूरी है, और वो फोर्थ स्टेट अगर ईमानदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कंस्ट्रक्टिव मीनिंगफुल रोल अदा करे, तो इससे दोनों कंट्रीज को बहुत फायदा हो, और उसमें कुछ व्यापारियों को भी फायदा हो जाए, तो हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि मीडिया एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव रोल अदा करे, जो उनका काम है। अब आते हैं किताब में कि आपके इस सेकंड वॉल्यूम का असल थीम क्या है? थीम वही है, पहले वाला जो थीम है, थीम तो वही है। क्योंकि पहली किताब का रिसेप्शन बहुत अच्छा हुआ, लोग चाहते थे कि इस एफर्ट को कंटिन्यू किया जाए। कि जब आपने पहला वॉल्यूम लिखा, उन्होंने कहा कि और लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के और लोग इस बात को कंटिन्यू करना है, इसमें अपने विचार रखना चाहते हैं, आर्टिकल्स देना चाहते हैं। तो आवश्यकता है कि और वॉल्यूम निकले जिसमें उनकी बात भी, आप देखेंगे इसमें 90% नए लोग हैं के आर्टिकल। पहले वाले कम है। हाँ, मनीशंकर के उसमें भी हाँ, मैंने कहा कि 90% आर्टिकल्स जो हैं वो नए लोगों के हैं, 80 to 90%। तो उससे एक अंदाज लगा सकते हैं कि ये आवश्यकता फील की गई। मुझसे रिक्वेस्ट की कि साहब अगर आप इस बारे में सोच सकें, अगर आप सेकंड वॉल्यूम निकाल सकें तो बहुत अच्छा होगा। मैं ये जो मीटिंग्स करता हूँ ऑनलाइन, नाउ एंड देन होती है, अभी तो दो इसको लेके हो गई, लॉन्चिंग को लेके, उससे वहाँ के लोग बहुत खुश हैं, और वो अक्सर करके लिखते हैं और बहुत तारीफ करके लिखते हैं, और रिक्वेस्ट करते हैं कि इन एफर्ट्स को कंटिन्यू करना चाहिए। अब मेरा आखिरी सवाल इधर पड़ रहा है कि आखिर डेडलॉक क्यों हो गया है? मतलब जब ऐसे इंडिया पाकिस्तान दोस्ती हमेशा ताल्लुकात खराब ही रहे हैं, लेकिन उतार चढ़ाव रहा, लेकिन इस वक्त जो 2014 के बाद एक तरह का डेडलॉक है, मतलब कोई उम्मीद नहीं है कि आइंदा बात हो सकती है। ये जो सूरत हाल पहुंची है, क्यों पहुंची आखिर? ट्रस्ट डेफिसिट, एक दूसरे पर अविश्वास, ये विक्टम, या फिर इंटरनल पॉलिटिक्स का असर? बहुत लोगों ने ये बात भी कही है कि इंटरनल पॉलिटिक्स का असर भी एक कारण हो सकता है, और लोगों ने और कारण भी बताए हैं। लेकिन इतने खराब संबंध युद्ध के टाइम ही रहे हैं। जी, जो वार चल रही है, जी, उस समय तो कह सकते हैं, अदरवाइज इस तरह की परिस्थिति पहले नहीं रहा। जी। तो इसलिए आवश्यकता है कि इस तरह के प्रयास
किताब एक इंस्ट्रूमेंट ही है ना, जी, जी, ये तो जी। कोई इटसेल्फ कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है अपना, किताब निकालना कोई वो नहीं है। जी जी किताब निकालने का मतलब यह है कि एक डायलॉग, जी, जी। इसके एक डायलॉग का प्रोसेस को हम मजबूत करते हैं। अभी सच में आवश्यकता इस बात की है कि हमको हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के बीच में और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकार के बीच में डायलॉग होना बहुत जरूरी है। आपने जो बात कही कि सब क्या कारण है, जिस दिन बात चालू हो जाएगी जी और दोनों तरफ ईमानदारी से बात करना चालू कर देंगे, हिम्मत से, जी और ये पूछने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या संभव है, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इमीडिएटली जिससे कि संबंध अच्छे हो जाएं और नॉर्मल सी की तरफ चले जाएं, उसकी खोज आरंभ हो जाए, उससे बात में फर्क पड़ेगा, एटमॉस्फेयर चेंज होगा, क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शाह साहब, मेरा ये आखिरी सवाल तो नहीं है, लेकिन एक और सवाल है जो जहन में आ रहा है कि भारत में एक ऐसी जमात है जो ग्रेटर भारत की बात करती है, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश सबको मिलाकर बात करती है। तो क्या ये पॉसिबल है इस तरह का फ्यूचर में कि हो जाए? क्योंकि अभी मैंने देखा है कि आपने खुद बांग्लादेश में जब हालात ख़राब हुआ तो पहले कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई गलते में, वहाँ भी इस तरह की बात आपकी कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों ने कहा कि इंडिया को पाकिस्तान बांग्लादेश पर अटैक कर देना चाहिए, जबकि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो दूसरे मुल्कों की आज़ादी का एहतराम किया है। नेहरू ने नॉन अलायंस बनाया कि हम एक दूसरे मुल्क के करें। अब इस वक्त हो रहा है कि भाई हम ताकतवर हैं तो हम अमेरिका की तरह या इसराइल की तरह अपने पड़ोसियों के साथ कुछ भी कर सकते हैं चाहे, तो उस तरह की जहनीत कभी कामयाब हो सकती है? अच्छे संबंध हो जाएं, जी ये पहला स्टेप है। जी जी नहीं, वो जो ग्रेटर भारत की मैं बात समझ, वही तो कह रहा हूँ जी, ना, ग्रेटर भारत की बात तो जब होगी जब आपके संबंध अच्छे हो जाएं, आप बातचीत वो करें। संबंध की बात कर ही नहीं रहे, वो बोले कि इंडिया भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला दे जाए, इंडिया के हिस्सा बना दे जाए। मिल मैं और आप कब मिल सकते हैं, उसके मेरे आपकी बातचीत तो हो। मिलना नहीं, वो बता रहे, वो बोले कब्जा कर लिया जाए। वो भारत उपनिवेशवाद में विश्वास नहीं करता है। भारत के मूल में ये चीज नहीं है। हमारे जब हम लोग अक्सर करके कहते हैं कि हमने, और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की तो फेमस स्पीच है, एज ए फॉरेन मिनिस्टर बोले थे, हमने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया है, हमारे हजारों साल की सभ्यता और संस्कृति जो है, हमने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, कभी किसी की धरती को पर कब्जा नहीं किया। तो हमारे लिए, और जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, महात्मा गांधी जिनका बहुत हमारे सार्वजनिक जीवन में बहुत जिनका इन्फ्लुएंस था, वो इस चीज की कल्पना भी नहीं करेंगे। अच्छे संबंध होने की कोशिश करनी चाहिए, और अच्छे संबंध हो जाएं तो वो तो ग्रेटर इंडिया की बात हो गई ना उसमें। और ग्रेटर इंडिया का क्या मतलब? आप कहना चाह रहे हैं कि ग्रेटर इंडिया उस वक्त होगा जब अच्छे संबंध हो, अब कब्जा करके या ताकत का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। वो आज के इस दुनिया में, एक तो भारत की संस्कृति से वो मेल नहीं खाता वो आइडिया, और दूसरा आज के विश्व में वो बात संभव नहीं है। जी, अब आखिरी सवाल है, ये आखिरी सवाल है कि बांग्लादेश में जो इंडिया के जो ताल्लुकात जिस दहाने पे पहुंचे हैं, क्या वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो सब पाकिस्तान और बांग्लादेश की, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, उस तरह का डेवलप वहाँ भी हो जाएगा? मैं और आप, हम तीनों जो लोग बैठे हैं, वो प्रार्थना करें भगवान से कि ऐसी परिस्थिति कभी ना आए बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ भी सुधरने चाहिए, और बांग्लादेश के साथ उतने खराब नहीं हुए हैं, तो कभी नहीं आनी चाहिए परिस्थिति। इसीलिए उस तरह की बात की कल्पना भी ना हो करें। हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें, उसके लिए बातचीत का दरवाजे पूरे खुले होने चाहिए, और जो भी शिकायत एक दूसरे के प्रति है, उस शिकायत को बातचीत के माध्यम से सुलझा लेना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो चिराग, उम्मीदों का जो चिराग बुलंद किया है और रोशनी जलाई है कि दोस्ती हो, डायलॉग हो, एक दूसरे से कुर्बत हो। मुझे उम्मीद ही कर सकते हैं कि आपकी जो कोशिश है एक दिन कामयाब हो, और एक दिन एक ऐसा दिन भी आवे
कि जो तीनों मुल्क हम तीनों पड़ोसी एक बेहतरीन पड़ोसी बनकर अपने साथ बेहतरीन एक खुद मुख्तार कौम बनकर जिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।